गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। क्या सुप्रीम कोर्ट कंट्रोवर्शियल हो सकती है? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। नवाज शरीफ का शिकवा, चीफ जस्टिस का जवाब शिकवा। क्या नवाज शरीफ तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं? क्या चीफ जस्टिस को वजाहत देने की जरूरत थी? अदालत और सियासत में महाज़ाराई का अंजाम क्या होगा, पूछेंगे साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर से, माहिर कानून आरिफ चौधरी से, माहिर कानून राजा आमिर अब्बास से और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार कामरान मुर्तजा से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पाकिस्तानी सियासत का रुख इस वक्त अदालती फैसले मुतय्यन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बहैसियत एक इदारा इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुकी है। 28 जुलाई को साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहली और 15 दिसंबर को इमरान खान के खिलाफ 62-63 के तहत दरख्वास्त का खारिज हो जाना, ये दो फैसले ऐसे हुए इस साल जिन्होंने मुल्की सियासत पर सबसे गहरा असर डाला। सिर्फ अभी आइंदा आने वाले दिनों की सियासत ही नहीं बल्कि नेक्स्ट इलेक्शन और उसके बाद शायद उसके बाद आने वाले इलेक्शन की सियासत पर भी गहरा असर डाला है इन दो फैसलों ने। नवाज शरीफ जो पहले ही अदालत पर बरस रहे थे, इमरान खान के खिलाफ केस खारिज होने पर लगता है कि उनके ज़बंधन मुकम्मल तौर पर टूट गया है। अब वो न सिर्फ खुलकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सामने आ गए हैं बल्कि उन्होंने एक एहतजाजी तहरीक चलाने का भी ऐलान कर दिया है। लेट्स वॉच नवाज शरीफ। वज़ीर आज़म को अकामे पे निकाल दिया जाता है और वो शख्स जो तस्लीम कर रहा है, एतराफ़ कर रहा है, उसको छोड़ दिया जाता है। ये सौदा नहीं बिकेगा पाकिस्तान में, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये सौदा नहीं बिकेगा। ये अपना इस तरह का जो इंसाफ है कि इनके लिए कुछ और मेरे लिए कुछ, ये नहीं चलेगा पाकिस्तान में और हम इसके खिलाफ भरपूर तहरीक चलाएंगे मुल्क के अंदर। मुस्लिम लीग नून के तमाम सरकर्दा रहनुमा अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खुलकर तनकीद कर रहे हैं। लहजे इंतहाई तल्ख है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी के इशारे पर, किसी के दबाव पर ये फैसले किए हैं। बात इतनी बढ़ गई है और यही वजह है कि चीफ जस्टिस को भी अपनी जो खुद से एक स्टेटमेंट देनी पड़ी। लेट्स वॉच द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये जुडिशरी आपका बाबा है, इसकी इंटेग्रिटी पे डाउट मत कीजिए। आपके खिलाफ फैसला हो जाए तो फिर ये गालियां मत निकालिए कि बाबा किसी डिजाइन का, किसी प्लान का, किसी बड़े अमल का हिस्सा बन चुका है। नहीं बना ये बाबा, नहीं बनेगा ये बाबा। हम अपनी पूरे जिम्मेदारी से, पूरे जज्बे से, पूरी ईमानत से, पूरी दयानत से अपने फैसला जात करते हैं। किसी के खिलाफ होते वो ये जरूर तनकीद कर सकता है कि रीजन ठीक नहीं। ये प्लान्स कहां से आ गए, ये दबाव कहां से आ गए, ये किसने हमें आके कहा कि नहीं इस तरह से फैसला करो? कोई पैदा नहीं हुआ। कामरान मुर्तजा साहब, I'll start with you। ये जो स्टेटमेंट है वो तो अहम है ही जो चीफ जस्टिस की है, मगर उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका तरीक़ेकार देखिए। क्या बहुत मजबूरी में चीफ जस्टिस को ये स्टेटमेंट देनी पड़ी है? पहले जो है वो पीर करीम साहब जो प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार के मौजूदा, उन्होंने एक तकरीर की और उनकी तकरीर में जो है ना वो खासी तनकीद थी मुख्तलिफ हवालों से, और ये मतलब हमारे रोज़मर्रा के वो मामला थे और इस हवालों से तनकीद शुरू हुई और पीर साहब ने जो तकरीर की उसका जवाब देते देते फिर शायद चीफ साहब ने समझा कि इस बात की भी जरूरत पेश आ गई है कि वो अपनी एक्सप्लेनेशन दें, हालांकि ये गैर ज़रूरी है मेरा ख्याल है। गैर ज़रूरी आप कह रहे हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, क्या चीफ जस्टिस को की जगह है कि वो आकर कहें कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है? दिस साउंड्स कि उनके ऊपर बड़ा शदीद प्रेशर है। देखिए फरिया, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल से आज तक अभी आपने वो साउंड क्लिप भी दिखाया कि जी एक बाबा का उन्होंने एक इशारतन जिक्र किया या एक सिंबल दिया कि एक बाबा होता है जो किस चीज़ का सिंबल है, जो इंसाफ का सिंबल है, जो फैसला करने का सिंबल है और जो एक तरीके से जुडिशरी का सिंबल है। साथ ही हमारे यहाँ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं एक और बाबा का भी बड़ा जिक्र होता है जो है कि अली बाबा।
तो एक तरफ वो बाबा है और एक तरफ अली बाबा है, इस बाबे के साथ वुकला है और इसके जजेस हैं, और उस बाबे के साथ वो जो 40 चोर होते हैं वो है। तो अब ये बात आ गई और बड़ा ये कहा जा रहा है कि जी जो जजेस हैं वो अपने फैसले के जरिए बोलते हैं। अब जजेस जब अपने फैसले के जरिए बोलते हैं तो इन्हीं चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमारे फैसलों पे आप बेजा और जरूर तनकीद कर सकते हैं। तो जब तक बात रहती है कि फैसले की हद तक आप तनकीद करें, उसकी रीजनिंग पे आप तनकीद करें कि ये जो उन्होंने रीजंस दिए हैं ये कानून के तहत वैलिड नहीं है या ये जजमेंट किसी और जजमेंट से वो पैरेलल नहीं है, लेकिन जब बात इससे बढ़ जाती है और आप ये कहते हैं कि ये जजेस एक लिखा हुआ स्क्रिप्ट लेके आते हैं, जब आप ये कहते हैं और कल से नहीं कह रहे बल्कि 28 जुलाई से कह रहे हैं, आप ये कहते हैं कि जी यहाँ पे 5 जजेस ने 5 करोड़ आवाम की पर्ची फाड़ दी, जब आप ये करते हैं कि इंसाफ के 2 तराजू हैं, जब आप ये बातें करते हैं तो ये बात आप किसके बारे में कर रहे हैं? इस मुल्क की अदलिया के बारे में कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस जहां जहां एक जज हैं उसके साथ ही वो सुप्रीम कोर्ट के एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी हैं, तो उनकी इंसाफ के साथ साथ ये ड्यूटी भी है कि वो अपने अदारे के मुतालिक इस किस्म के बिहेवियर को अलाउ ना करें और समझाएं कि ये तरीका जो हमारी अवाम के सामने जो चीजें ला रही हैं ये कानून के मुताबिक नहीं बल्कि ये इस मुल्क के आइन के खिलाफ है, क्योंकि आइन में जुडिशरी को एक मकाम दिया गया है और जब आप उसको रेडिक्यूल करते हैं तो उसका अपना भी तरीका है। तो ये वो अवामिल हैं कि जिस पे चीफ जस्टिस साहब ने एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव जज आके ये उन्होंने कोई अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, उन्होंने कहा है कि अवाम को जो गुमराह किया जा रहा है तो ये गलत है। उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि हम अपनी करप्शन को भी खत्म करेंगे, जुडिशरी की करप्शन को खत्म करेंगे, वुकला में जो करप्शन है उसको खत्म करेंगे आइन के मुताबिक। So you think कि ये स्टेटमेंट जस्टिफाइड है, बनती थी, उनको ये कहना चाहिए था? देखिए उन्होंने जो हम हमेशा देखते हैं कि अपने टाइम फ्रेम में और जो जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होती है वो हर दौर की अपनी एक जूरिस्प्रूडेंस उस मुल्क के उन हालात की वजह से डेवलप होती है। हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने फैसले के बारे में कोई बात की, उन्होंने कोई ऐसी बात फैसले के बारे, उन्होंने कहा कि प्लीज इस मुल्क का आइन जो बात करता है वो डेमोक्रेसी की, आप इस चीज पे फोकस करिए कि उन्होंने कल डेमोक्रेसी की कितनी स्ट्रांग उन्होंने कहा कि जी ये पूरा आइन, ये पूरा मुल्क, ये पूरी जुडिशरी एक डेमोक्रेटिक वे के पीछे है और लेकिन इस बात को हम इतना भूल चुके हैं और हम सिर्फ इस तरफ चल चुके हैं कि जी ये बात, तो उन्होंने डेमोक्रेसी की बात की, आइन की बात की और कानून की बात। इरफान कादिर साहब, सेम क्वेश्चन टू यू, क्या अगर कोई तौहीन अदालत का मुर्तकिब है या इशारा कुनाम में खुलकर बात कर रहा है तो नवाज शरीफ साहब को या उनकी किसी भी टीम मेंबर को अदालत बुला सकती है, मगर चीफ जस्टिस का आकर स्टेटमेंट देना, क्या वजह हो सकती है इसकी? देखें, दुनिया में जो अच्छे जजेस हैं वो बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हैं और वो इस तरह से परटर्ब नहीं हुआ करते। मैं तो ख़ुद जज रहा हूँ सुपीरियर कोर्ट का और मेरे बारे में एक दफ़ा एक खातून वकील पेश हुई और बहुत सख्त बातें उन्होंने मेरे बारे में की और सारे हाई कोर्ट के जजेस ने मुझे कहा कि आप इनको कंटेम्प्ट का नोटिस दें और मैंने कहा कि मैं बिल्कुल उनको कंटेम्प्ट का नोटिस नहीं दूंगा। मुझे भी ये हक पहुंचता है कि मुझे पता चले कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और अगर उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ कुछ बातें की हैं तो मुझे अपना माजना भी करना चाहिए, अपनी खुद एहतसाबी भी करनी चाहिए। और आप मुझे उस मौके से क्यों रोक रहे हैं कि मैं खुद एहतसाबी अपनी ना करूं? तो लिहाजा मैंने उनको कोई कंटेम्प्ट नोटिस नहीं दिया, लेकिन उसी खातून का जब एक और केस लगा और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने तकरीबन आंसुओं के साथ मुझसे अपोलोजाइज़ किया। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप लोगों को रियलाइज़ कराएं और वो आपसे खुद ही अपोलोजाइज़ करें तो इससे जज का कद ज़्यादा बढ़ता है, बजाय इसके कि आप इस तरीके से, जबकि कोर्ट में केस नहीं और तकरीरों के ज़रिए, क्योंकि इनका जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जजेस का उसमें लिखा हुआ है कि ये एक तो किसी पब्लिक कंट्रोवर्सी में नहीं आएंगे और दूसरा ये अपनी तशहीर नहीं करेंगे और अपनी पब्लिसिटी नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जज साहिबान को अपने जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसको मलूज़े खाते रखना चाहिए। और आपने शुरू में बिल्कुल सही कहा है कि एक नज़र आ रहा था कि वो बहुत अंडर स्ट्रेस हैं और उनको बिल्कुल हमें कोशिश करनी चाहिए सबको कि किसी तरह से उनका जो स्ट्रेस है उस पर उनकी जो प्लाइट है उसको भी समझना चाहिए। ये जो राजा साहब फरमा रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो अगर परटर्ब्ड हुए हैं तो नेचुरली उनकी भी साइकी को हमें समझना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम
उनको परटर्ब अगर हो भी गए हैं तो कम से कम उसका इजहार इस तरीके से तकरीरों से बेहतर है ना करें, ताकि वो ऐसा ना लगे कि जैसे कि वो अपनी तशहीर कर रहे हैं। उनके कोड ऑफ कंडक्ट में तो बड़ी पेशेंस का जिक्र है, बड़ी बुर्दबारी का जिक्र है, और वो इस तरीके से जो बिटरनेस नज़र आई है उनकी तकरीर से, मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस का मनसब जो है इतना बुलंद है कि उस पे तो मैं तो ऐसे ऐसे चीफ जस्टिस को जानता हूँ जिन्होंने मुझे अपने बारे में बताया कि जी एक दफ़ा हम जा रहे थे और वहाँ पे वो शहद की मक्खियाँ जो हैं वो हमें लड़नी शुरू हो गई, और हमने वहाँ भी सब्र का मुजाहरा किया। अच्छा नहीं लगता था कि एक जज भागता हुआ नज़र आए या एक जज जो है वो सबके सामने लेट गया या आओ आओ फगा कर रहे हैं, चीखो पुकार कर रहा है। तो जजेस जो हैं सुपीरियर कोर्ट के, और फिर कुरान पाक तो भरा हुआ है इस चीज़ से कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो ऐसे मराहिल जब आते हैं तो खामोशी से इन चीज़ों से निकला जाता है। दलदल में अगर आप कभी फंस जाएं गलती से तो जितने हाथ पाँव मारते हैं उतना ही दलदल में धंसते चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जजेस को, चीफ जस्टिस साहब को भी रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करना चाहिए और अपने आप को अपने जो नर्व्स हैं उनको काबू में रखना चाहिए। ऐसी सिचुएशंस कभी कभी आ जाती हैं, वो बुर्दबारी से उनको उससे उहदा बरा होना चाहिए। राइट। सो चौधरी साहब, कहाँ तक हमें ये खदशा नजर आ रहा है कि इस वक्त अदालत के ऊपर प्रेशर है मीडिया का या पॉलिटिकल प्रेशर है इन स्टेटमेंट्स का, जब चीफ जस्टिस खुद आकर इस हवाले से सफाइयाँ देंगे, खुद अपना मनसब बता रहे हैं कि हम बाबा हैं, क्या अदालत को जरूरत है कि वो बताए कि उनका फ्रिया, मुझे न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का वो खिताब याद आता है कि जिस दिन हम वहाँ हलफ उठा रहे थे बतौर वकील के, काफ़ी साल पहले की बात है, 1987 का आखिर थे। राइट। उन्होंने कहा कि ये जो हम जजेस और आप लॉयर्स हैं, हमारे ऊपर जो तनकीद होती है, हमारे ऊपर, हमें इस तनकीद को महसूस नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जिस शख्स के साथ इंसानों के और जिसके हाथ में इंसानों की जिंदगी और मौत के फैसले करना हो, ठीक है, बिल्कुल, उन पे तनकीद होती है। और जिंदगी से मुराद उनका उस वक्त ये थी राइट ऑफ अबॉर्शन, और मौत से मुराद राइट ऑफ डेथ ऑन टर्मिनल इलनेस। ठीक। तो मुझे, जब मैं चीफ जस्टिस साहब की तकरीर सुन रहा था तो मुझे यूं लगा कि जैसे नवाज शरीफ साहब अपने मकसद में कामयाब हो गए। Okay, you felt that कि जो चाह रहे थे ये थी कि नवाज शरीफ साहब ने इसे पॉलिटिसाइज करना शुरू किया। ठीक है। उन्होंने कहा, आज मुझे बहुत ज्यादा अपने दोस्त की बातें, बाजुकात हम आपस में इरफान कादर और उलझाव होता है, आज मुझे बातें उनकी बड़ी रीजनेबल लगी हैं, डिसेंट लगी हैं और बड़ी वाइज लगी हैं बातें। बात यह है कि आप चीफ जस्टिस हैं, वो एग्रीव्ड पार्टी है, उन्होंने तय कर लिया है नवाज शरीफ साहब ने कि उन्होंने आपके खिलाफ महाज बना दिया है। ठीक। आप फैसले दयानतदारी से कर रहे हैं, आपको अपने अमल से, उस अमल में जहां फैसले शामिल हैं वहां तौहीन अदालत भी शामिल है कि अगर कोई शख्स अपनी हदों से गुजरता है तो उसे तौहीन अदालत के जरिए पता चलना चाहिए कि कोर्ट जो है उसके मामले में मेरी क्या लिमिट्स हैं, मैं कहां लिमिट्स क्रॉस कर रहा हूं। अब यहां जो हुआ है, उनका हलफ उठाना पब्लिकली, ये जो कहा है मेरे दोस्त ने कि जी उन्होंने मुकदमे का हवाला, उन्होंने बाकायदा हुदैबिया पेपर मिल्स का हवाला दिया कि अगर दबाव होता तो हुदैबिया पेपर मिल्स का ये फैसला ना आता जो आया। ठीक। और दूसरा ये है कि मैं हल्फन ये कहता हूं कि हमारे ऊपर दबाव नहीं है। ठीक। आपका अपना हलफ ऑलरेडी मौजूद है जिसमें ये बात तयशुदा है कि आप कोई भी फैसला करते हुए कहीं किसी तरह के दबाव में नहीं आएंगे, और वो नजर आ गया कि आ गए। अच्छा, तो आप किसी तरह के भी प्रेशर में नहीं आएंगे, इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। तो आज आप हमें क्यों ये बता रहे हैं? हम तो पहले ही आप पे यकीन करते हैं, इसलिए आपके साथ खड़े हैं, अदलिया के साथ वकला बरादरी सारी पाकिस्तान और उसकी जो सिविल सोसाइटी है, सारे आपके साथ खड़े हैं कि जी आप फैसले करें दयानतदारी से, और आपके फैसले हमें बोलते हुए नजर आने चाहिए। जिस तरह ये फैसले खूबसूरत फैसले हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है कि वही लाइन जो थी जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन
डिस्क्वालीफाई किया गया उसको नवाज शरीफ को, उसी में आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया जिसके उसको तरीन को, जिसके बाकी सारे आपने इल्जाम से उसे साफ कर दिया। सही। यहां तो किसी मामले में भी साफ नहीं हुए थे। तो इस तरह आप अच्छे फैसले कर रहे हैं, बैलेंस रखा हुआ है। और जहां तक इमरान खान का फैसला था, पहले दिन से ये बात आपके प्रोग्राम में भी हमने बात की थी कि इमरान खान का केस बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहां मनी ट्रेल वाला उस तरह का मामला नहीं। लेकिन आप अपोलोजेटिक हो गए और उनका जो एलानिया है, बयानिया को मैं एलानिया कहूंगा, अब एलानिया है कि सिर्फ साहब और उनकी बेटी वो आपके खिलाफ कर रहे हैं। और उनका तहरीक चलाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की अदलिया इतनी बदनाम हो जाए और यहां तक कि वो आखिर में आपको तौहीन अदालत में बुलाएं। तौहीन अदालत में जब बुलाएं उस वक्त आप हमला करें और आपको इलेक्शन में जाकर ये हजीमत जो है, जो आपको नजर आ रही है, वो ना फेस करनी पड़े। तो खुदा के लिए जो प्लान चौधरी साहब उन्होंने बता दिया, लेकिन यकीनन मरियम नवाज शरीफ साहब ने ट्विटर अकाउंट का फिर सहारा लेके कहा कि अगर बाबा की बात हो रही है तो क्या बाबा व्हाट्सएप कॉल्स भी करता है। एक अगर समझ ले क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में कि अगर लूज बॉल थी तो उस पर भरपूर तरीके से शॉट मार दी मरियम नवाज शरीफ साहब ने। आफ्टर ब्रेक कीप वॉचिंग टुनाइट्स फेयर। एंड वेलकम बैक। कामरान मुर्तज़ा साहब, नवाज शरीफ साहब ये क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने अदलिया को बहाल कराया। वो जब बाहर निकले और उसके बाद उनके पीछे अवाम का समंदर आया, गुजरांवाला तक पहुंचकर, चाहे उसमें किसी कॉल का भी जिक्र होता है, लेकिन जो भी वजह थी वो बाहर निकले तो अदलिया बहाल हुई। ये उनका एक, आप समझ लें कि फेदर इन द क्राउन रहा है हमेशा से। वही नवाज शरीफ जब अदलिया के खिलाफ एक कैंपेन करने निकलेंगे तो क्या तासुर जाएगा उसका? देखिए, मैं इस बात का हामी नहीं हूँ। और पहली बात तो ये है कि अदलिया को नवाज शरीफ साहब ने बहाल नहीं कराया। वो एक तो वकला की अपनी तहरीक थी और उसके बाद जो है फिर इधर उधर से टेलीफोन की बात थी। ठीक है, मियां नवाज शरीफ का भी उसमें कुछ हिस्सा था, मगर वो सारे का सारा क्रेडिट उसमें नहीं जाता। सारे का सारा क्रेडिट इसमें शायद मामला ये था कि चूंकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और बाज़ हल्कों ने उस मामले को पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है मामलात को बैलेंस करना था, तो शायद उसकी एक वजह ये भी थी। उसमें एक शख्स की रेस्टोरेशन की है, नहीं अब छोड़े, अब वो उसमें माजी का किस्सा है। बात ये है कि अब इस वक्त क्या करें। हम इस बात के मुखालिफ थे कि इस तरह की पिटिशनों को इंटरटेन नहीं होना चाहिए, और ये देख रहे थे कि इस तरह की पिटिशनों को इंटरटेन होने के बाद जो है वो मामलात इस तरफ जाएंगे, और आज मामलात इस तरफ जा रहे हैं। अब बाकी लोगों से ज़्यादा मियां नवाज शरीफ की ये जिम्मेदारी है कि ये निज़ाम बरकरार रहे, ये सिस्टम बरकरार रहे, अदलिया पे हरफ ना आए। वो जिम्मेदारी इसलिए ज़्यादा है कि अल्लाह के बाद इस कौम ने, इस मुल्क ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनने की 3 दफा इज्जत दी है। ये इज्जत आज तक किसी शख्स के हिस्से में नहीं आई। तो अब अगर वो समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है, ना करता सुप्रीम कोर्ट, तो फिर ये मामला हल कहां से होता? फिर तो पाकिस्तान में अनारकी आने का खतरा था, क्योंकि सड़कों में निकली थी एक जमात। नहीं, अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की, सुप्रीम कोर्ट ने हर मामले को इस तरह से इंटरटेन करना है तो फिर ये तमाशे लगेंगे। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशनें भी आएंगी, और फिर उसके बाद जो है ना मजीद खराबियां भी पैदा होंगी। क्या सारे मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली इंटरटेन होते हैं। जो मामला जिस अदारे ने इंटरटेन करना है उस अदारे के पास जाना चाहिए। जो मामला जिस अदालत से जो है शुरू होना चाहिए उसी अदालत में शुरू होना चाहिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट जो है डायरेक्ट 184 को इन्वोक करती रहे। जब 184 इन्वोक होगा और उसके बाद इस तरह के स्टेटमेंट आएंगे तो लोग यू बिलीव कि ये मामला पार्लियामेंट को हल करना चाहिए था? कामरान मुर्तज़ा साहब, ये मामला पार्लियामेंट भी हल कर सकती थी, मगर इसके लिए अदारे मौजूद हैं। नैब के पास डायरेक्ट जाया जा सकता था। अगर नैब उसके बाद कार्रवाई न करती तो उसके बाद रिट फाइल हो सकती थी कि नैब के पास हम ये मामला लेके गए और नैब कार्रवाई नहीं कर रही। इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऑब्जर्वेशन है कि वो नैब को मरहूम समझते हैं क्योंकि नैब ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, हेंस दे वर फोर्स्ड टू टेक एक्शन। ये इस फैसले में लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर नैब के पास भिजवा दिया कि आप इसको फाइल कर दीजिए। ठीक है, मतलब एक तरफ कह रहे हैं कि नैब ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, फिर उसके बाद भिजवाते भी उसी के पास हैं। ये बहुत सारी बातें हैं। देखिए, जब एक आप
आप एक मामला जो है ना इस तरह से दिखाएंगे तो उसके बाद उसका जवाब, उसका रद्द-ए-अमल आना शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात का भी जिक्र किया गया है कि 31 अगस्त 2016 को ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की तादाद 30,871 थी और एक साल के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 13,667 मुकदमात निपटाए, यानी ये बढ़ गई इनकी तादाद। ये किस तरफ रिफ्लेक्ट कर रही है? देखें जी, ये जो बैकलॉग है, ये अगर आप गौर से देखें तो इट्स एन एवर इंक्रीजिंग फिनोमेना पाकिस्तान में। और अगर हम ये मंतक लें कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने पिछली कई दफ़ा कई केसेस में ये बात की और उनके स्टेटमेंट्स भी आई कि जब हुकूमत काम नहीं करेगी तो फिर हुकूमत हमें चलानी पड़ेगी, तो जब अदलिया भी अपने फैसले करने में नाकाम रहेगी तो फिर कल को पार्लियामेंट या कल को इंतज़ामिया क्या ये कह सकती है कि अदलिया के फैसले हम करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि जैसे कमरान मुर्तज़ा साहब ने कहा है कि तमाम इदारों को अपनी हदूद क़यूद में रहना चाहिए, उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में कोई आउटर स्पेस से तो नहीं आया, कोई यूटोपियन स्टैंडर्ड्स तो किसी के पास नहीं है, हर तरफ फेलिंग्स जो है वो बराबर है। So, चौधरी साहब, दिस ब्रिंग्स मी टू यू कि नवाज शरीफ साहब, अब अगर ये हमने सुन ली तमाम लोगों की राय भी, और ये कोई इतनी फेवरेबल राय नहीं लग रही, न्यूट्रल लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई इतनी फेवरेबल राय नहीं लग रही, सो अंदर से भी क्रिटिसिज्म नजर आ रहा है इस वक्त जुडिशरी पे। दूसरी तरफ अगर नवाज शरीफ निकल जाते हैं कैंपेन पर, जो कि एक सियासी कैंपेन होगी, तो कहाँ पे खड़ी होगी जुडिशरी पाकिस्तान की? मैं आपको एक फर्क सियासतदानों का और लॉयर्स का बताऊं, और जो आज नजर आ रहा है कि वकला जो है ये बुनियादी तौर पर सही मानों में रूल ऑफ लॉ के मुहाफिज है, ठीक है, और अदलिया का आज़ाद होना, खुद मुख्तार होना और डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस का ट्रांसपेरेंट होना सबसे ज्यादा वकला का मसला है। वकला इसके अमीन है। इसी वजह से हम जब भी बात करते हैं तो उसमें किसी शख्स को सामने रखने के लिए या प्लीज करने के लिए नहीं रखते। आज इंतहाई अहम बात जो है, चीफ जस्टिस साहब ने जब वहां काम, पहली बात तो एक कमेंट करना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब हो या जो बाकी दोस्त हो कहे कि जी हमने अदलिया की बहाली में रोल प्ले किया था, उन्हें बस इतना ही मेहरबानी करनी चाहिए कि जो शख्स कहे कि मैं पाकिस्तान में जमहूरियत लेके आया हूं, उसे उसका ये मतलब नहीं है कि वो जो मर्जी करता रहे, वो कहे जी जमहूरियत मैं लेके आया हूं लिहाजा मैं वालिद साहब हूं जो मैं मर्जी करूं। रूल ऑफ लॉ के लिए काम करना, अदलिया की आजादी के लिए काम करना, ये हम सब का फर्ज है, ठीक है, जिसने भी किया। अब इसीलिए काम किया था कि ये अदलिया इंसाफ देगी, राइट, और ये अदलिया इतनी इंडिपेंडेंट होगी, इतनी खुद मुख्तार होगी कि इनके फैसलों पर कोई तनकीद अगर करेगा भी तो दूसरे लोग कहेंगे कि ये दुरुस्त नहीं है, ठीक। अब इसमें अहम मामला जो एक कमेंट जो दिया मेरे दोस्त ने इरफान कादर ने, मुझे खुशी हुई कि ये बात मैं भी करना चाहता था कि भाई आप वैक्यूम इस तरह का जो है आप अपने आप को गवर्नमेंट ना बनाएं, ठीक। पहली बात जो है कि चौधरी साहब ये वैक्यूम था नहीं, अगर नैब काम कर रहे होता, हाँ, अगर दीगर इदारे काम कर रहे होते, अगर पार्लियामेंट में ही नवाज शरीफ साहब कोई बात मान लेते, तो क्यों एक वॉइड तो क्रिएट किया गया? अदलिया देखे, मैं आपको अर्ज कर दूं, सबसे पहले अदलिया अपने नीचे सारे इदारों को मजबूत करे, अदलिया करप्शन अपने अंदर से खत्म करे, ठीक है। मतलब जजेस जो है आपके, अगर हाई कोर्ट के जजेस जिन्हें आप अपॉइंट करते हैं उनको इंडिपेंडेंस की बुनियाद, उन्हें मेरिट की बुनियाद पर लाएं, अपने अजीजों अकारब ना लाएं, तो फर्क पड़ेगा। आज आपको मैं एक शेयर करना चाहता हूं सारे दोस्तों के साथ और सारे लोग जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं। यहां 4 साल तक मैंने जिद्दोजहद की कि एक बहुत बड़ा केस जो पाकिस्तान की तारीख का इस वक्त बड़ा केस है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलीगल अपॉइंटमेंट्स को मैंने चैलेंज किया, उन्होंने मंजूर कर ली पिटीशन। उसके बाद एक जज साहब जो हमीदुर रहमान साहब के साहबजादे थे, वो और दूसरे एक जो कासी साहब इस वक्त चीफ जस्टिस है, ये दो उसमें आते थे। वो जो बेचारे उसी वक्त उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ, वो इस्तीफा दे के चले गए। कासी साहब जो थे उन्होंने डटाई से इन्हें सबको कहा जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठे हैं, हाँ, कि जनाब मेरा मुहासबा करने से पहले आप बताएं कि आप सब ने मुझसे तकर्रियां कराई थी। अब मैं ये समझता था उस वक्त कि इस तरह कोई इंटिमिडेट नहीं होगा क्योंकि हमारी सारी अदलिया साफ है, शफाफ है। अब 2 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, कासी साहब उसी तरह बैठे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा, ठीक। उसका नतीजा ये है कि अब हम सारे ये समझने पे मजबूर हो गए कि क्या वाकई उनकी ये बात दुरुस्त थी।
लिहाजा ये सारे सवालिया निशान जो है ये अगर उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, तो वो इस वजह से उठ रहे हैं कि चीजें ज्यादा कंट्रोवर्शियल होती चली जा रही है। आप इदारों, मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश होगी कि सुप्रीम कोर्ट अपना फर्ज अदा करते हुए इदारों को मजबूत करे, वैक्यूम पैदा ही ना हो, नैब ऐसी हो जो अदालतों यो अपना रोल प्ले करे। नैब का मजबूत करना सुप्रीम कोर्ट का काम तो नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जब मामलात आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, अभी इरफान कादर साहब का मामला जो था नैब के प्रोसिक्यूटर से किसने डिसाइड किया? बाकी लोगों के मामला जो है सारे के सारे किसने डिसाइड किए? हर चीज जो है वो खुद सुप्रीम कोर्ट जब डिसाइड करती है तो सुप्रीम कोर्ट अपना ये फर्ज समझती है और उन्हें करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा वैक्यूम क्रिएट ना हो, सारे इदारे जो है वो दुरुस्त हो, वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट उन्हें सुपरवाइज कर रही है। क्योंकि ये बात जो है ये हमारे लिए तकलीफ का बायस होगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो हुकूमत बन जाए, क्योंकि हुकूमत से तो फिर लोगों की शिकायत होती है और हुकूमत मुतनाज़ा होती है, पॉलिटिकल होती है। मैं नहीं चाहता कि मेरी सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़ा हो, पॉलिटिकल हो और वो उसके ऊपर लोग तनकीद इस वक्त मुतनाज़ा है चौधरी साहब, ये सुनो, इस वक्त मुतनाज़ा है, मैं समझता हूं तनाज़ात खड़े हो रहे हैं। ठीक है, इस वक्त तनाज़ात खड़े हो रहे हैं। कामरान मुतज़िर साहब, यही सवाल अगर आपसे ही पूछूं कि क्या इस वक्त आप सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोवर्शियल समझ रहे हैं या कंट्रोवर्सी की तरफ जाते हुए? और जो इस सबसे अहम सवाल इस वक्त जहांगीर तरीन साहब की तरफ से खदशा आया या उनकी जमात की तरफ से कि बैलेंसिंग आउट एक्ट में उनको निकाला गया है, क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? देखिए, मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता कि खुदा न खास्ता किसी ने बेईमानी की है, मगर मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि आपने एक्सीड किया है, आपने अपनी जुरिस्डिक्शन को इस हवाले से कि जी बाकी लोग काम नहीं कर रहे इसलिए ये काम करना हमारा शायद फ़र्ज़ है। देखिए, मैं सिर्फ अपने काम का जिम्मेदार हूँ, बाकी दुनिया क्या कर रही है ये मेरा हेडेक नहीं है। मेरे पास जो केसेस आ रहे हैं मुझे उन केसों को डिस्पोज ऑफ करना है। जो आम केसेस है इस वक्त 11 महीने की डेट जो ना कच्ची पेशियों में लग रही है। लोगों को आपने सुन लिया होगा कि वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं और उनका केस जो ना फिक्स नहीं हुआ, लोगों के स्टे मैटर्स हैं वो फिक्स नहीं होते और वो उस दौरान जो ना मजीद मल्टीस्पिटी पैदा हो जाती है। तो आप वो काम करिए जो आपके करने का है। ये काम आपके पास करने का उस वक्त होता जब ये रूट होके आता। इसके लिए एक दस्तूर ने, एक कानून ने एक तरीकाकार मुकर्रर कर दिया था। किसी का केस आपने इस बिना पे कि उसके खिलाफ नैब कार्रवाई नहीं करेगी, उसके खिलाफ FIA कार्रवाई नहीं करेगी, वो फलां जगह पे बैठा हुआ है, वो फलां जगह पे खड़ा है, ये आपका हेडेक नहीं था, आपने गलत किया, अब इसको भुगतिए और आप भुगत रहे। Right after a break, keep watching tonight's Fair. एंड वेलकम बैक। और जो कह रहे हैं तरीन साहब के मुझे बैलेंस आउट करने के लिए निकाला गया, वरना शायद इतनी सख्ती ना करती सुप्रीम कोर्ट, ये सही बात है? ये बैलेंस आउट वाली जो है ना, मैं इस थ्योरी पे बिलीव नहीं करता कि किसी ने बेईमानी की है। अगर कोई इधर इस जगह पे भी बैठ के अगर बेईमानी खुदा न खास्ता करता है तो फिर बाकी क्या रह जाएगा। मैं इस अनलेस के किसी के पास, वैसे तो इल्जाम लगाने के लिए लोगों के पास बहुत कुछ होता है, हम इस बात पे तो एतराज कर सकते हैं कि ये आपने गलत किया, ये आपकी गलत सोच थी, ये आपने ठीक तरह से इंटरटेन नहीं किया, ये आप सारे इख्तियारात अपने पास जमा करके या ये समझते हो कि हुकूमत काम नहीं कर रही या मुख्तलिफ अदारे काम नहीं कर रहे इसलिए ये काम हमको करना चाहिए, या हम इस सोच से तो इख्तिलाफ करते हैं मगर हम नीयत पे या उसमें किसी बैलेंसिंग के उस पे जो है ना वो हम उस थ्योरी पे नहीं जा रहे। इरफान कादर साहब, व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि जहांगीर तरीन का कहना है कि उन पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल समेत तमाम इल्जाम गलत साबित हुए, जबकि उनको सिर्फ ट्रस्ट डीड की तशरीह की बिना पर नाअहल कर दिया गया। क्या उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है? और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि सिर्फ इकामा पर मुझे नाअहल कर दिया। ये जहांगीर तरीन साहब का और मियाँ साहब का फ़िलहाल जो एतराज़ात हैं वो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक उनमें वज़न है और सुप्रीम कोर्ट को इस हद तक इन मामलात में जाना नहीं चाहिए था जहाँ तक कि वो चले गए थे। और अभी आरिफ चौधरी साहब ने बात की वो मेरे प्रोसिक्यूटर जनरल के मामले पे जो सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया था, मैंने बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के प्रेशर्स जो हैं वो कभी बर्दाश्त नहीं किए थे, आज भी नहीं करता, क्योंकि मैं समझता हूँ बहसियत सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के आइन सबसे अफजल है, कानून सबसे अफजल है। और मैंने ओपनली तब कह दिया था कि ये फ़ैसला गलत है
और मैंने उसको मानने से इनकार कर दिया था उस फैसले को, और मैं प्रोसिक्यूटर जनरल के फ़राइज़ भी सर अंजाम देता रहा। सारी दुनिया को पता है, सारे मीडिया को पता है। और इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ, इसलिए कि मैं एक बहुत छोटा आदमी हूँ, एक बहुत आम आदमी हूँ, एक आम शहरी हूँ, लेकिन मेरे नज़दीक आइन और कानून बहुत बड़ा है। और इसीलिए वो आइन और कानून की पासदारी जिस तरह से के ख्याल था कि हमारी सुप्रीम कोर्ट करेगी कि अतीका ओडू के एक शराब की बोतल पे सुओ मोटो नोटिस लेके उस केस को जिस तरह से छुपाया गया, जिस तरह से प्रोसिक्यूटर जनरल के रिव्यू को आज तक छुपाया गया, ये सब बातें फैसल रजा आब्दी ने जो बहुत सारी बातें उन्होंने की, उन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट को कि मुझे बुलाएं, मैं किताबें खोल के आपको बताऊंगा कि मैं सही हूँ या आप सही हैं। उनको तो कभी बुलाया नहीं गया। तो ये तमाम सवालिया निशान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आज भी हैं, ये रहेंगे। और ये एक नादिर मौका चीफ जस्टिस साहब के लिए है कि वो पाकिस्तान की जो जूरिस्प्रूडेंस है सुप्रीम कोर्ट की, जिससे कि क्योस क्रिएट हो गया, उसको ठीक करें। अगर वो ये नोक पलक नहीं संवार सकेंगे तो तारीख में उनकी हैसियत भी जस्टिस मुनीर से ज़्यादा नहीं हो सकेगी, या जस्टिस डोगर से ज़्यादा उनकी हैसियत नहीं हो सकेगी। जस्टिस मुनीर तो वैसे भी इन हिज ओन राइट, लोग इस चीज़ के मोतरज़ हैं कि बहुत ही लायक आदमी थे, लेकिन उनकी चूँकि जो इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी के बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो ये भी फिर एक कंट्रोवर्शियल कोर्ट रहेगा। ख़ास तौर पे ये जो अभी लेटेस्ट उन्होंने एक स्पीच की है, इसकी मैं समझता हूँ कोई ज़रूरत नहीं थी। वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स जो आए हैं हमारे सामने। आई कम टू यू राजा अहमद साहब कि अब इस वक्त हम समझते हैं कि कंट्रोवर्सी की तरफ जा रहे हैं या जा सकते हैं, या कंट्रोवर्शियल हो चुकी है। अब देखिए, कंट्रोवर्सी की तरफ अगर हम जाएंगे तो हम खुद उसको लेके जाएंगे, क्योंकि हम शायद ये नहीं चाहेंगे कि हमारे मुल्क में अब कोई मजीद बेहतरी हो। हम शायद जब यही चाहेंगे कि इस मुल्क का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जिसके रेड वारंट्स हैं, काश उस पर भी इतने प्रोग्राम किए जाए, काश उसको भी इसी तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता, काश उसको भी ये क्रिटिसाइज किया जाता कि जी इस मुल्क के ऊपर लोन्स का जो बर्डन आ गया है। काश उस SCCP के जो चेयरमैन ने एक कंपनी में जो रद्दोबदल किया, काश उसको भी इतने ही फोर्सफुली किया जाता। काश आप ये भी कहते कि इस पार्लियामेंट में डिलिमिटेशन नहीं हो रही, इस पार्लियामेंट में कानून साजी नहीं हो रही, और पार्लियामेंट में क्या होता है कि जी एक रात में एक बिल आ जाता है। काश ये वकला जो अभी इतनी बातें हो रही है, वो ये कहते हैं कि ये जो 203 में अमेंडमेंट हुई है, ये इसको हम नहीं मानते। हम कस्टोडियन है कि 203 में आप एक शख्स चाहे वो नाहल दुरुस्त है या गलत, अब उसके बाद ये बताया जाए कि मेरे साथी बैठे हैं, एक जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, रिव्यू भी आ जाता है। बीइंग ए लॉ स्टूडेंट, उस जजमेंट की क्या कानूनी हैसियत है? क्या वो स्टैंड करती है? क्या हम सब उसको मानने के लिए तैयार हैं? क्या कानूनी तौर पे हमने उसे मानना है, या फिर हमने ये कहना है कि जी नहीं, अब एक जो स्लोगन आता है कि मैं एक तहरीक चलाऊंगा, ठीक है, फिर एक स्लोगन आता है कि ये सौदा नहीं बिकेगा। ये सौदा क्या है? क्या आप ये मुझे बताइए कि ये सौदा किस चीज को कहा जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अगर सौदा किया जाता है, और मेरे दोस्त अगर कहते हैं कि ये दुरुस्त स्लोगन है, तो आई टोटली डिसएग्री विद दिस, और दिस वुड नॉट टेक अस टुवर्ड एनी पॉजिटिव डायरेक्शन। और हमें खुद सोच समझ के अब दोनों का कंपैरिजन करना है, और हमने दोनों में से देखना है कि बेहतरी की तरफ क्या चीज इस मुल्क को लेके जाएगी। राइट, व्हाट डू यू थिंक? पहली बात तो यह है कि आज हम में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये सौदा बिकने वाली बात या इस तरह की बात जो है वो दुरुस्त है। हम में से हर शख्स, हर लॉयर, हर दोस्त इस बात पर मुत्तफिक है कि पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर इस तरह की तनकीद जिस तरह की नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं या उनके साथी कर रहे हैं, ये किसी सूरत में भी जायज़ नहीं। मैं ख़ास तौर पे अपने तौर पे बार के प्रेसिडेंट के तौर पे मैं ये समझता हूँ कि हम अदलिया की इज़्ज़त के लिए, अदलिया के वक़ार के लिए हर सूरत में हाजिर है। और कोई भी दोस्त जो है, देखे कामरान साहब ने भी बात की, उन्होंने कोई खुदा ना खास्ता ये नहीं कहा, बात करने के बावजूद उन्होंने कहा कि मैं तो मेलाफाइडी भी नहीं उनको यानी एट्रीब्यूट करता, मतलब मैं बदनिश्ती नहीं कहता कि उन्होंने की है। फैसला जो है किसी को पसंद आता है नहीं आता। अब सूरत हाल क्या है इस वक्त? मामला हमारा ये नहीं है कि हम सारे के सारे या बिल्कुल सिर यानी अदलिया के उनकी तारीफें करने शुरू कर दें या बातारीफी। ठीक मामला आया, आज मैं खास तौर पर अपने दोस्त राजा साहब को ये बताऊं कि आज की ये जो तकरीर थी, मतलब आज से पहले हर प्रोग्राम में आपने देखा, मैंने हमेशा अदलिया का साथ हम दे रहे हैं, आज भी साथ दे रहे हैं, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन जब चीफ जस्टिस जाके तकरीर करेगा तो तकरीर अदालती फैसला नहीं है। राइट। तकरीर में जितने जुमले आए हैं
वो हमारा मौजूद सखुन बन सकते हैं, उस पर तनकीद हो सकती है। मसलन बाबे का जिक्र आया तो उस बाबे के जिक्र से ये बात की जा सकती है कि हजूर बाबा जो था उसके जिंदगी का अंदाज वो नहीं था जो आपके साथियों का है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप बाबा जो था वो पानामा से बहरा अंदोज नहीं हुआ था, उसने कुछ नहीं फायदा उठाया था। बाबा पैसे नहीं पकड़ता था। बाबा जो था सादा जिंदगी गुजारता था और बाबा इंसाफ करते हुए ऊंच नीच नहीं देखता था। आप अभी तक देखें ना, ऊंच नीच की बातें जो की है, मैं एग्री करता हूं कि चीफ जस्टिस का बेटा बच जाता है, बाकी पकड़े जाते हैं। अगर बाबे का म्यार अगर आज हमें चीफ जस्टिस साहब ने तकरीर ना की होती तो हमें कैसे मौका मिलता, या हम किस तरह ये कर सकते थे कि हम उस बाबे के हवाले से उसको बाबे को सिंबल रख के उसकी जिंदगी और उसके मुकाबले में हमारे इन बाबों की जिंदगी उसका फर्क। हाँ जी, और बाबा अपने साथ कभी किसी ऐसे शख्स को लेकर, जिस तरह एक चीफ जस्टिस जो खुद सुन रहे हैं केस किसी हाई कोर्ट के, वो जाके एक ऐसे जज साहब को जिनके खिलाफ केस चल रहा है उन्हें लंदन अपने साथ अगर लेके जाते हैं और मेरी आंखें देखती हैं, तो उसके बाद मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने बाबों से ये दरखास्त करूं कि हजूर उस बाबे की तकलीद कीजिए। अगर आप उस बाबे की तकलीद करेंगे तो किसी को जुर्रत नहीं होगी। ठीक है, आप हमारे बाबे हैं और हमें हक पहुंचता है कि अपने बाबों को हम ये करें कि चूंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, हमारी जिंदगियों और मौत के फैसले आपने करने हैं, लिहाजा आप हमारे ऊपर मेहरबानी कीजिए। अपने में से वो बाबे जो दूसरों के साथ रल चुके हैं, मैं लफ्ज रल कह रहा हूं, और वो बाबे जिनकी इंटेग्रिटी जो है वो मशकूक हो चुकी, उन्हें निकाल बाहर कीजिए। आपको हम सल्यूट करेंगे और आपके साथ खड़े होंगे। राइट, थैंक यू सो मच जेंटलमैन। बहुत ही इंटेंस टॉपिक था, मगर उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू कैंडिडली आपके सामने लेकर आ गए। डू लेट मी नो बाबा के हवाले से आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त आपको कहां पर नजर आ रही है? क्या हम समझते हैं कि कंट्रोवर्सी की तरफ जा सकती है? इसका सद्देबाब कैसे होगा? अपना अपने घमंड का ख्याल रखिएगा। डू गिव मी योर फीडबैक। अल्लाह हाफिज।